प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद तमाल हुसैन है। मेरा घर मेमनसिंह में है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूं। शुरुआत में ही आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बता दूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे अब्बा, अम्मी और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। कुल मिलाकर हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें और 1 भाई। हमारा परिवार मेमनसिंह शहर से बहुत दूर हरे भरे हेमलेगढ़ नामक एक छोटे से गांव में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के रूप में रहता है। मेरे अब्बा पेशे से एक अंडा व्यापारी हैं। वो गांव-गांव घूमकर घर घर से अंडे इकट्ठा करते और फिर उन्हें बाजार में थोक में बेचते हैं। यही हमारे घर परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। बचपन से ही मैंने देखा है कि अब्बा अंडों के कारोबार से हमारा घर चलाते हैं। हमारे परिवार में कभी बहुत ज्यादा तंगी नहीं रही और न ही कभी बहुत ऐशो आराम था। सुख दुख, संघर्ष और मोहब्बत के बीच ही मेरा बचपन बीता। खैर, अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं अपने स्कूल के दिनों से। हालांकि हमारे इलाके में शिक्षा की हालत बहुत खराब थी। एक प्राथमिक विद्यालय था, वो भी बहुत दूर, और वहां हमारे मोहल्ले के शायद ही कोई बच्चे पढ़ने जाते थे। लेकिन मेरी अम्मी का एक सपना था। वो चाहती थीं कि मैं कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ाई जरूर करूं। इसी वजह से अम्मी ने बड़ी मेहनत करके मुझे उस दूर के छोटे से गांव के छोटे से स्कूल में भेजा। मैं वहीं पढ़ाई करता था। लेकिन असलियत यह है कि मैं बहुत शरारती किस्म का लड़का था। पढ़ाई लिखाई में मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। अम्मी मुझे पैदल स्कूल छोड़कर आती और मैं टिफिन के समय दोस्तों के साथ शरारत करके समय बर्बाद कर देता। मेरी जिंदगी कुछ अलग ही तरह की थी। इसी तरह मेरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे मैं किशोरावस्था में दाखिल हुआ। हमारा गांव एक तरह से भूताहा गांव कहलाता था। शाम होते ही पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। चारों ओर खामोशी छा जाती, जैसे कोई भूतों से घिरा हुआ गांव हो। हमारे गांव के पास एक बड़ा तालाब था, जिसे सब लोग मोयना दिघी कहते थे। ये नाम क्यों पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन जन्म से ही मैंने सुना है कि लोग अलग अलग नियत करके मोयना दिघी का पानी पीते थे। कहा जाता था कि इस पानी में हर तरह की बीमारी ठीक करने की ताकत है। अगर किसी को कोई रोग हो जाता तो वो मोयना दिघी का पानी पीते ही अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाता। इसी वजह से दूर दराज से बहुत से लोग मोयना दिघी में आते। वे वहां से साफ पानी ले जाते और नियत करके उसे पीते, और उनका विश्वास था कि इससे बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मैंने बचपन से ही देखा कि रोजाना असंख्य लोग यहाँ आते थे और समय इसी तरह गुजरता गया। उस समय मैं बस स्कूल में पढ़ाई करता था। एक दिन अचानक शुक्रवार की सुबह मैंने देखा कि चारों तरफ हलचल मच गई है। हर ओर से लोगों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे सब कहीं दौड़े जा रहे हों। मैं भी सबके साथ दौड़ पड़ा। सुना कि मोयना दिघी में सोना मिला है। मैं भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि तालाब के किनारे भीड़ लगी है। हजारों लोग पानी में उतरकर सोना ढूंढ रहे थे। कहा जा रहा था कि मोयना दिघी में बहुत सारा सोना है। लोग जैसे अचानक पागल होकर सोना बटोरने लगे। ये खबर कहां से फैली कोई नहीं बता पाया। लोग सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी की चीजें भी मिलने का दावा कर रहे थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। फिर भी मैं भी सबके साथ पानी में उतर गया और खोजने लगा। हकीकत यह थी कि किसी को खास कुछ नहीं मिला, लेकिन भीड़ की वजह से सब दिन भर कोशिश करते रहे। उस दिन मैंने जुम्मा की नमाज भी नहीं पढ़ी। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव के मर्द औरत सब पानी में उतर गए एक ही मकसद से, सोना बटोरना। अफवाह फैल गई कि मोयना दिघी में सोना मिलता है। अगले दिन भी सुबह से भीड़ जुट गई। अब कुछ लोग चांदी की चेन या छोटे मोटे सोने के टुकड़े पाते जा रहे थे। देखते ही देखते ये खबर पूरे मेमनसिंह इलाके में फैल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को हटाने के लिए पुलिस तक को आना पड़ा। लेकिन भीड़ इतनी बढ़ती गई कि पुलिस भी काबू नहीं कर पाई। सबके दिमाग में एक ही बात थी, इस तालाब में सोना है और सोना मिल गया तो अमीर बन जाएंगे। प्रशासन चाहे जितनी कोशिश करे, किसी को रोका नहीं जा सका। उस वक्त आज की तरह फेसबुक, इंटरनेट या डिजिटल साधन नहीं थे। अगर होते तो ये खबर अखबारों की सुर्खियां और टीवी की हेडलाइन बन जाती। फिर भी गांव-गांव आग की तरह ये बात फैल गई। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके महीनों बीत गए। हर रोज लोग सोने की आस में तालाब पर जुटते रहे। एक दिन मैं शाम के वक्त तालाब में सोना खोज रहा था। अंधेरा होने के बाद पानी में कुछ न पाकर जब किनारे निकल रहा था
तभी मैंने देखा कि हमारे गांव की एक लड़की नादिया सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है। नादिया गांव के सबसे अमीर घराने की लड़की थी। उनके पास बहुत जमीन जायदाद और संपत्ति थी। मैंने देखा उसके गले में एक मोटी सोने की चेन झूल रही है। उनके परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सोने के गहने पहनना उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। बेहोश नादिया को देखकर अचानक मेरे मन में बुरा ख्याल आया। मैंने उसके गले से वो सोने की चेन खोल ली। सच कहूं तो ये चोरी ही थी, लेकिन उस वक्त मैं उस लालच को रोक नहीं पाया। मैंने जल्दी से नादिया की गर्दन से चेन उतारी और दौड़ते हुए गांव के भीतर चला गया। वहां पहुंचकर सबको बताया कि नादिया रास्ते के किनारे बेहोश होकर पड़ी है। यह सुनकर गांव के कई लोग उसे देखने दौड़े। सबने मिलकर नादिया को उठा लाया। उस वक्त चेन अब भी मेरे पास ही थी। ईशा की नमाज से पहले नादिया को होश आ गया। उसे घर ले जाया गया। होश में आते ही उसने हाथ से अपनी गर्दन टटोली, लेकिन चेन गायब थी। सोने की चेन कहीं नहीं थी। उसकी मां बहुत कंजूस स्वभाव की औरत थी। वो सबके सामने कहने लगी, मेरी बेटी के गले में एक सोने की चेन थी, अब वो कहां गई? तुम लोगों में से किसी ने देखा? किसी ने भी हां नहीं कहा। सबने इनकार कर दिया। अगले दिन सुबह नादिया की मां चावल पानी यानी चावल पाड़ा लेकर आई। गांव का नियम था, जब भी कोई चोरी या गुम होने की घटना होती तो लोगों को चावल पानी या पानी पाड़ा खिलाया जाता। माना जाता था कि इससे चोर पकड़ा जाएगा। मैं तो बहुत टेंशन में पड़ गया, क्योंकि चेन अब भी मेरे पास थी। अगर चावल पानी खिलाया गया तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। तभी मुझे अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने एक बार कहा था, अगर चोरी की चीज किसी और को देकर रख दी जाए तो उस चीज के लिए तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ये याद आते ही मैं चेन लेकर दौड़ा और निपा की मां के पास गया। वो बहुत गरीब औरत थी, लेकिन मेरे साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। कई बार मैं हमारे घर से मुर्गी, बतख या अंडे चुराकर उन्हें बेच दिया करता था। मैंने निपा की मां से कहा, चाची, मैं बहुत मुसीबत में हूं। ये चीज गलत तरीके से उठा लाया हूं। अब चावल पानी खिलाया जाएगा। अगर मैं ये आपके पास जमा रख दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। निपा की मां पहले तैयार नहीं हुई। बोली, मैं चोरी की चीज नहीं रखूंगी। लेकिन आखिरकार मैंने जबरदस्ती उनके हाथ में चेन पकड़ा दी। उसके बाद मुझे चावल पानी खिलाया गया। हैरत की बात, मेरे शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। मैं बच गया। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। फिर मैं निपा की मां के पास जाकर बोला, चाची, मेरी सोने की चेन वापस दे दीजिए। उन्होंने हैरानी से कहा, मुझे तो याद नहीं कहाँ रखी है, ढूंढ नहीं पा रही हूं। ये सुनकर मेरा सिर गर्म हो गया। मैंने तो भरोसा करके उनके पास चेन छोड़ी थी, अब वो कह रही हैं कि ढूंढ नहीं पा रही हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने चाची से कहा, चाची, आप जरा ढूंढ कर देखिए कहाँ रखी है, ढूंढिए और मुझे वापस दीजिए। चाची बोली, बाबा, मैं कहाँ रखी हूँ ये कैसे बताऊं? अच्छा ठीक है, तुम कल आना, मैं ढूंढती हूँ कि मिलता है या नहीं। मैं राजी हो गया। लेकिन अगले दिन जब फिर गया उस सोने की चीज के लिए, तब भी निपा की मां ने वो नहीं दी। उनके चेहरे से मुझे साफ समझ आ गया था कि उन्होंने चेन ढूंढ ली है, लेकिन अब वापस नहीं देंगी। वो उसे छिपा कर रख लेंगी। अब समस्या ये थी कि मैं तो किसी से कह भी नहीं सकता। अगर बोल दूं तो चोरी की बात सामने आ जाएगी। इसी तरह लगभग 1 महीना बीत गया। मैं रोज उनके पास जाता और कहता, चाची, जो सोने की चीज मैंने आपके पास रखी थी वो मुझे लौटा दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन वो हर बार वही जवाब देती, मुझे नहीं पता कहाँ रखी है, अगर मिली तो दे दूंगी। एक दिन मुझे समझ आ गया कि वो बिल्कुल भी लौटाने वाली नहीं है, बल्कि उसे गायब ही कर देंगी। तब मैंने चालाकी से आसपास की कुछ औरतों को बताया, मैंने मोइना दिघी से एक सोने की चीज पाई थी, निपा की माँ के पास रखी थी, अब वो लौटा नहीं रही है। ये बात मैंने अपनी माँ को भी बताई। बाद में मेरी माँ जाकर सीधे उनसे पूछताछ करने लगी। चाची ने मुझे बुलाकर कहा, अगर तू ये बात सबके सामने बताकर घूमेगा तो याद रख, तूने ये चुराया है। तूने उस लड़की के गले से ये चेन निकालकर ले गई थी। मैं चाहूं तो सबको बता दूंगी। इसी तरह मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया। एक तरफ तो वो चीज चाची वापस नहीं कर रही है और दूसरी तरफ डरा कर धमका रही है। मैंने लोगों से पूछकर मालूम किया कि उस चीज की कीमत करीब 30-40 हजार टका है। उस समय ये एक बहुत बड़ा रकम था। इसलिए मैंने ठान लिया कि किसी भी तरह से निपा की मां से वो सोने की चेन वापस लेनी ही होगी। लेकिन वो बिल्कुल भी वापस नहीं दे रही। जितनी बार भी मैंने कहा, वो किसी तरह राजी नहीं होती। आखिरकार एक दिन मेरे दिमाग में एक बुरा आइडिया आया। मैंने सोचा, किसी भी चीज के एवज में ही सही, मुझे वो सोने की चेन उनके पास से वापस लेनी है।
इसी बीच निपा की बेटी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो खेत खलिहान में घूमता फिरता करती थी। एक दिन देखा निपा खेत में कुछ ढूंढ रही है, शायद कोई सब्जी या कुछ और। वो मगरिब यानी सूर्यास्त से ठीक पहले का नमाज का टाइम था। मैं सड़क पर खड़ा सोच रहा था कि कैसे निपा की माँ से चेन वापस करवा ली जाए। उसी समय पास के हैदर के घर के बच्चे खेत में खेल रहे थे। उन बच्चों का इलाके में बहुत बुरा नाम था। हर तरह की गलत हरकतें उन्हीं के किए जाने की बातें होती थीं। खेल खत्म होने पर वो मगरिब के बाद चले गए। वहां एक लड़का था जिसका नाम रासिल था। मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। मैंने उसे बुलाया और बोला, रासिल, निपा की माँ के पास मेरी एक चीज है, कई दिन से ढूंढ रहा हूं पर वो मुझे दे नहीं रही। उस चीज की कीमत बहुत है, लगभग 30-40 हजार टका के आसपास। अब निपा खेत में है, तू एक काम कर दे, तुम लोग निपा को कहीं रोक कर ले आओ। अगर तुम उसे रोके रखोगे तो मैं निपा की माँ से कह दूंगा मुझे वो चीज देनी होगी। अगर उसने दे दी तो ठीक, और नहीं दी तो निपा को रोके रखा जाएगा। ये सब मैंने यूं ही बताया, कोई पहले से योजना नहीं थी, बस अचानक मेरे दिमाग में आया। राशिल ने कहा, ठीक है, मैं रोक कर रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उनके खेले वाले इलाके में एक मशीन घर था जो पानी के डीपल के लिए इस्तेमाल होता था। राशिल ने कहा, उस घर के अंदर छुपा कर रखेंगे। तुम अगर चीज ले पाते हो तो मुझे कितनी दोगे? मैंने कहा, मैं तुझे 5000 टका दूंगा। राशिल बोला, ठीक है। फिर राशिल गया और निपा से बोला, निपा इधर आओ, तुझसे मेरी बात करनी है। हैदर के घर के बच्चों का गांव वालों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था, क्योंकि उनका नाम ही बदतर था। इसलिए निपा पहले डरी, पर मुझे देखकर हिम्मत कर बैठी। मैं भी उसे बुलाया, इधर आ, तुझे एक चीज दिखाऊं। मुझे देखकर निपा हिम्मत करके उनके साथ आ गई। जैसे ही वे मशीन घर के पास पहुंचे, उन्होंने उसे पकड़ लिया, रस्सी से हाथ बांधे। ये सब कोई योजनाबद्ध नहीं था, सब कुछ ही मिनटों में हो गया। निपा को खींचकर मशीन घर के भीतर बिठा दिया गया। निपा उस वक्त बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। हमने उसका मुंह बांध दिया ताकि वो आवाज न कर सके। बाद में राशिल और 3-4 और लड़कों को बुलाया गया। सब मिलकर मशीन घर में निपा को रोके रहे। इसी बीच मगरिब के बाद निपा की मां निपा को ढूंढने निकली। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, तुमने निपा को देखा है? मैंने कहा, नहीं चाची, मैंने उसे नहीं देखा। हालांकि हकीकत ये थी कि निपा उस समय कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रात 8-9 बज गए। एक जवान लड़की गायब थी। पूरा गांव सन्नाटे और घबराहट में डूब गया। सभी मिलकर ढूंढने लगे। रात 12 बजे के करीब निपा की मां घर पे बैठकर रो रही थी। तभी मैं चाची के पास गया और कहा, चाची, मैं एक बात बोलूंगा, आप गुस्सा मत होइए, चिल्लाइए मत। अगर आप चिल्लाएंगी तो आपकी ही मुश्किल बढ़ेगी। किसी को मत बताइए। मैं आपको एक और बात बताऊंगा। चाची ने कहा, क्या बोलोगे? बोलो। मैंने कहा, निपा कहाँ है मुझे पता है। चाची ने बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर पूछा, मेरी बेटी कहाँ है, बता। मैंने कहा, वो है, मुझे पता है। मैं आपको आपकी बेटी लौटा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जो चीज आपने मेरे पास से ली थी वो पहले मुझे वापस दीजिए। ये कहते ही उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, इतना जोर से कि आसपास के पूरे घर के लोग दौड़ कर आ गए। मैं उस वक्त डर से कांप रहा था। निपा की मां ने सबके सामने पूरी घटना उजागर कर दी। वो बोली, वो दिन नादिया रास्ते के किनारे बेहोश पड़ी थी। उसका गले से सोने की चेन मैंने उठा ली थी और अपने पास रख ली थी। मुझे लगा बाद में इसे नादिया की मां को दे दूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी को उसके लिए किडनैप कर लिया, मेरी निपा को किडनैप किया। इस स्वीकारोक्ति के बाद निपा के परिवार के लोग मुझे पकड़कर जमकर मारने लगे। हाथ पांव बंधे ना होने के बावजूद चारों तरफ से मुझे घूंसे लात मारने लगे। सब चिल्ला रहे थे, कहो निपा कहाँ है अभी। दबाव में मैं आखिरकार बोल पड़ा। मैंने उस अमुक घर के रशेल से कहा था, वो उसे मशीन घर में रोक रहा है। ये सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े और मशीन घर की ओर चले गए। वहां जाकर देखा कि निप्पा पूरी तरह बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े बुरे हाल में थे। साफ लग रहा था कि वो बहुत प्रताड़ना झेल चुकी थी। तब सबने मुझे गालियां देना और मारना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था निप्पा असल में जिंदा है या मर गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे मैं वहां से भागकर सीधे अपने नाना के घर पहुंच गया। उस समय मोबाइल फोन भी उतना आम नहीं था। नाना ने मुझे खाना दिया। मैं मामा के पास लेट गया, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। बस यही सोचता रहा, सुबह घटना सबके सामने उजागर हो जाएगी। सुबह नाना के घर से निकलकर मैं मैमन सिंह शहर चला गया। वहां काम खोजने लगा। अंत में एक टेम्पू चालक से बात करके टेम्पू में हेल्पर के रूप में काम शुरू किया। महीने में कुछ पैसे मिलते और उसी तरह जीवन चलता रहा। इस तरह लगातार 3 महीने में घर नहीं लौटा और इलाके के किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। 3 महीने बाद अचानक शहर में हमारे इलाके के करी काका से मुलाकात हुई।
उन्हें देखकर मैं लपक कर गले लग गया। काका ने कहा, किरे तमाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, काका मैं नौकरी करता हूँ। उन्होंने कहा, तू तो घर से भाग आया है, तेरे खिलाफ मामला दर्ज है। पुलिस अगर तुझे पकड़ लेगी तो तेरा बहुत नुकसान होगा। मैं हैरानी से पूछा, काका निपा का क्या हुआ, हालत कैसी है? उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, अरे लड़की की हालत बहुत खराब है, 21 दिन अस्पताल में भर्ती रही, बहुत प्रताड़ना हुई, मामला दर्ज हुआ, इलाके की हालत भी खराब है, तू घर मत जा। ये सुनकर मेरे भीतर और डर बैठ गया। उसी समय मैंने तय किया, मैं अब इलाके में वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मयमनसिंह शहर से भी भागकर ढाका चला जाऊंगा। वहां मोटर जाने वालों के साथ घूमते फिरते मैं आखिरकार ढाका पहुंच गया। वहां टेम्पो स्टैंड में हेल्पर के रूप में काम करने लगा। दिन भर टेम्पो की मदद करता रहा। मैं घर बिल्कुल नहीं लौटा, लगभग 1 साल तक घर नहीं गया। परिवार के किसी से कोई संपर्क नहीं रखा, ना तो पिता से न किसी और से। बस ढाका में काम करता रहा और अच्छी खासी कमाई होने लगी। लेकिन 1 साल बाद अचानक बहुत बुरा लगने लगा। मां की याद बहुत आती थी। उस समय मेरी उम्र 20 से ज्यादा थी, लेकिन डर के कारण इलाके में नहीं गया, क्योंकि लगता था कि अगर मामला सामने आया तो मैं सब कुछ खो सकता हूं। अंततः 1 साल बाद मैं नाना के घर गया। वहां मामा, नाना, नानी सबने मुझे प्यार से स्वागत किया। बोले, ऐसा क्यों किया, घर से भाग क्यों गया, इतना बड़ा लड़का होकर ऐसे रहना ठीक है? मैंने उनसे कहा, निपा का मामा मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं उसे चीज दे चुका था, लेकिन उसने लौटाया नहीं, उल्टा मेरे साथ अन्याय किया। मैंने जितना हो सका न्याय मांगा। उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। बोले, जो हो गया हो गया, अब चिंता मत कर, चल तेरी मां को बुलाते हैं। रात को मां आई, मेरे साथ बैठकर बोली, ये क्या किया, उस छोटी लड़की को इतने बड़े लोगों के हाथ में क्यों दिया? अब इलाके की हालत बहुत खराब है। पैसे देकर उन्होंने मुकदमे से बच लिया, पर तेरा क्या होगा? पुलिस तुझे पकड़ लेगी और बहुत नुकसान करेगी। मैं रोते रोते बोला, मां, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं ढाका में हूं और फिर वहां चला जाऊंगा। बस आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस मामले में फिर कुछ नहीं बोलूंगा। मां ने कहा, ठीक है, मैं निपा की मां से बात करती हूं। अगर वे राजी हुई तो तू निपा से शादी कर ले, शायद तब सब ठीक हो जाएगा, मामला भी सुलझ जाएगा। लेकिन निपा की मां ने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो लड़का मेरी बेटी को किसी और के हाथ में दे गया, उसकी बेटी मैं कभी भी उसे नहीं दूंगी। अगर बेटी जिंदा नहीं रह सकती तो मैं उसे गंगा में बहा दूंगी, फिर भी उसे उस लड़के के साथ नहीं दूंगी। नीपा की मां को शक होने लगा कि मैं शायद इलाके में वापस आ गया हूं। उन्होंने थाने में भी पूछताछ करवाई। तब मैं फिर भागकर ढाका लौट आया और पहले की तरह टेम्पो स्टैंड में काम करने लगा। ढाका में मैं एक बस्ती जैसी जगह पर किराए पर रहता था। खाना पीना सब खुद संभालता था। वहां हमारी मयमनसिंह की एक लड़की थी, नाम फरबिन। वो गारमेंट्स में काम करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत शुरू हुई। एक दिन उसने मुझसे कहा, आप रोज खाना बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। एक ही काम को बार बार करना जरूरी नहीं। एक दिन आप बनाएं, अगले दिन मैं बनाऊं। जिस दिन जो बनाए हम दोनों मिलकर खाएंगे। बाजार भी साथ चलेंगे, खर्च आधा आधा होगा। तो जब फरबीन ने यह कहा, खाना बारी बारी से करेंगे, खर्च आधा आधा होगा, तो मुझे भी ठीक लगा। मैं राजी हो गया। उसके बाद से वैसा ही चलता रहा। एक दिन मैं खाना बनाता, अगले दिन फरबीन। बाजार भी साथ जाता, मैं आधा देता, फरबीन आधा। इस तरह हम साथ में खाना शुरू कर दिए। लेकिन चूंकि जगह बस्ती इलाका था, इसलिए सब लोग इस पर शक करने लगे। तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। एक दिन फरबीन ने मुझसे सीधे कहा, तमाल भाई, आपने शादी की है क्या? आपके देश में कोई पत्नी है? मैंने कहा, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, देश में मेरी कोई पत्नी भी नहीं है। तब फरबीन ने कहा, तो सुनिए, कुछ भी गलत मत समझिए। चूंकि हम पति पत्नी नहीं हैं, क्यों ना हम सबको यही बता दें कि हम शादीशुदा हैं। इससे सब शांत रहेंगे। हम एक कमरे में रहेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं राजी हो गया। हम सबके सामने ये कहने लगे कि हमने शादी कर ली है। असल में शादी नहीं हुई थी, बस नाम के लिए शादी बताई जाती थी। फरबीन गारमेंट्स में काम करती थी और मैं टेम्पो स्टैंड पर। जो भी कमाई होती, खर्च आधा आधा बांट लेते। लेकिन एक ही कमरे में रहने के कारण मकान मालिक हमेशा परेशान करता, बार बार पूछता, कहाँ शादी की, किस काजी के पास शादी हुई, काबिलनामा दिखाओ। आसपास के किराएदार भी मकान मालिक को उकसाते, कहते कि शायद हमने शादी नहीं की। इससे मकान मालिक का शक और बढ़ जाता। इस तरह लगभग 2 महीने एक साथ रहने के बाद मैंने फरबीन से कहा, देखो, मकान मालिक बहुत झंझट कर रहा है। अब लगता है कि हमारे लिए एक साथ रहना संभव नहीं है, अलग होना ही बेहतर है।
तब फरबीन रोते हुए बोली, हमने इतने दिन साथ रह लिया, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? अगर पसंद करते हैं तो शादी कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। असल में फरबीन दिखने में अच्छी थी, लंबी, सुडौल, सुंदर चेहरा। मैं सोच रहा था देश से झंझट लेकर आया हूं, अब ढाका में फिर शादी करूं। लेकिन फिर सोचा अगर शादी करूं तो अब खाना पीना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फरबीन सब संभालेगी। साथ ही जब भी इच्छा होगी उसे पास पाऊंगा। यही सोचकर मैंने ढाका में फरबीन से शादी कर ली। हमारी शादी मकान मालिक और कुछ गवाहों के सामने हुई। इसके बाद हमने वैवाहिक जीवन शुरू किया। मैं स्टैंड में काम करता, तनख्वाह हाथ में रखता। फरबीन घर के सारे काम संभालती, खाना बनाना, घर ठीक करना, सभी जिम्मेदारियां। मुझे कोई दबाव नहीं था। इस तरह लगभग 1 साल बीत गया। कुछ दिन बाद फरबीन के गर्भ में बच्चा आया। तब मेरे मन में डर जागा। अब अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी होगी, जबकि मैं अब तक सिर्फ स्वार्थ के कारण उसके साथ रह रहा था। वो खाना बनाती, मुझे खिलाती, कुछ पैसे देती, इतना ही। मैं बस नाम के लिए पति था। घर और परिवार के प्रति कोई लंबी अवधि की सोच नहीं थी। मन में बुरी सोचें भी आती कि गारमेंट्स की लड़कियां कैसी होती हैं। इस तरह की बातें दिमाग में घूमती रहती थीं। इसलिए उस समय मेरा बस ये सोचने का काम था कि दिन कैसे कटे। लेकिन जब फरबीन के गर्भ में बच्चा आया तो एक दिन बिना कुछ कहे मैं अचानक गांव भाग आया। घर पहुंचकर मैंने उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखा। उसे कोई खबर नहीं। मैं नाना के घर रहा। इसके बाद मेरी माँ ने निपा की माँ से बात की। निपा की शादी नहीं हो रही थी, कोई उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, उसके जीवन में बुरा कुछ हुआ था। इसलिए माँ ने प्रस्ताव दिया, अगर मैं निपा से शादी कर लूं तो वे सभी मुकदमे हटा देंगी। निपा की माँ राजी हो गई, लेकिन मेरे भीतर डर था। मैं तो पहले ही फरबीन से शादी कर चुका हूँ, वो मेरी पत्नी है। अब फिर निपा से शादी करूं तो फरबीन का क्या होगा? तब मैंने अपने आप को समझाया, फरबीन तो ढाका में है, ये सब नहीं जानेगी। आखिरकार इलाके के लोग और मेरी माँ के साथ मैंने निपा से शादी कर ली। शादी के बाद सचमुच सभी मुकदमे हटा दिए गए। निपा बहुत सुंदर थी, फरबीन की तुलना में कहीं ज्यादा। वो इलाके की गिनती की सुंदरियों में से एक थी। हमने परिवार शुरू किया और मैं पिता के साथ अंडा व्यवसाय में लग गया। दिन बीत रहे थे, लेकिन 4 महीने बाद डर फिर से लौटने लगा। कई लोग मुझसे पूछते, ढाका में रहते हुए तुमने शादी की क्या, कोई घटना हुई क्या? ये सवाल मुझे अस्थिर कर देते। 7 महीने बाद एक सुबह अचानक देखा फरबीन अपने बच्चे के साथ मेरे घर के सामने खड़ी है। गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। उस समय मुझे लगा जैसे आसमान सिर पर टूट पड़ रहा हो। मैं चुपचाप कमरे में चला गया। सब लोग आंगन में बैठकर कहने लगे, वो ढाका में शादी कर चुका है, पत्नी लेकर आया है। मैं और कुछ नहीं कह सका, कुछ कहने की स्थिति भी नहीं थी। मैं कमरे में जाकर बैठ गया। काफी देर बाद माँ कमरे में आई और मुझसे पूछी कि रे, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, नहीं माँ, मैंने शादी नहीं की, यह सब झूठ है, पूरी तरह झूठ। मैंने कोई शादी नहीं की, पूरी बात ही झूठ है। माँ तब बोली, अगर तुमने शादी नहीं की तो लड़की बच्चे के साथ कैसे आई? वह तो कह रही है कि डीएनए टेस्ट कराएगी, उसके पास काबिन के कागज भी हैं, वह सबको दिखा रही है। उस समय हमारे इलाके के चेयरमैन, मेंबर और कई सम्मानित लोग भी मौजूद थे। इन कुछ महीनों में पारबीन ने इलाके के लगभग सभी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। वे सभी मिलकर मेरे कमरे में मुझे दबाव में ले आए। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, न इधर जाने की जगह थी न उधर। सुबह से दोपहर हो गया। फिर इलाके के मेंबर काका ने मुझे बुलाया। बोले, झूठ बोलने से फायदा नहीं, तुमने शादी की है, इसका सारा सबूत महिला के पास है, काबिन है और वह बच्चा तुम्हारा ही है। अब अस्वीकार करोगे भी तो तुम बच नहीं पाओगे। इस बीच खबर सुनते ही निपा बेहोश हो गई। लोग उसे खींच खींच कर पानी पिला रहे थे, ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। आखिरकार चेयरमैन मेंबर ने निर्णय लिया कि पारबीन को मेरे कमरे में लाना होगा। दोपहर के लगभग 2 बजे पारबीन को बच्चे सहित मेरे कमरे में ले आया गया। भाई, जो पुरुष 2 शादी करता है वही जानता है कि उसका जीवन कितना कष्टदायक होता है। एक तरफ निपा का दर्द, वह बार बार मुझे दोष देती है, कहती है कि मैंने उसकी इज्जत बर्बाद कर दी, इसलिए उसकी शादी कहीं और नहीं हुई। फिर भी मैंने उसे शादी कर ली, जबकि पहले ही एक शादी कर चुका था। दूसरी तरफ पारबीन भी बार बार शिकायत करती है, शहर में छोड़कर मैं गांव में दूसरी शादी कर गया। इस तरह मैं अंदर ही अंदर भयंकर पीड़ा में पड़ गया। हालांकि निपा तुलनात्मक रूप से सहनशील थी,
वह गुस्सा होती थी लेकिन इतना बुरा व्यवहार नहीं करती थी। दूर से गुस्सा दिखाती थी लेकिन मारती नहीं। लेकिन पारबीन का व्यवहार असह्य था। वह बहुत बुरा व्यवहार करती, सबके सामने कॉलर पकड़कर मारती। ये सब अत्याचार भयावह हो गए थे। असहनीय कष्ट में एक दिन मैंने माँ से रोते हुए कहा, माँ अब मैं क्या करूं? माँ बोली, तुमने ये संकट खुद पैदा किया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने पारबीन से काबिन देकर शादी की है, पैसे देकर भी उसे छुड़ाया नहीं जा सकता, और निपा तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। तुमने जो उसके साथ किया उसके बाद उसे छोड़ना असंभव है। परिस्थितियां इतनी भयावह हो गईं कि मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा और कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच पारबीन के माता पिता, रिश्तेदार हमारे परिवार को पूरी तरह घेर लिया। वे मेरी माँ, पिता और बहनों से बात करने लगे, सब कुछ अपने कब्जे में लेने लगे। इस बीच निपा की माँ, जो पहले से मेरे लिए चाची जैसी थी, उनके साथ मेरा संबंध अच्छा था। मैंने एक दिन उनसे कहा, चाची इस तरह तो और नहीं रह सकते। पारबीन जैसे अत्याचार कर रही है, जबरदस्ती शादी कराई है, मैं कभी उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसने जबरदस्ती मुझे शादी कराई, अब फिर ये अत्याचार कर रही है। चाची कोई उपाय करें, मैं निपा को लेकर भाग जाऊं। मैं असल में सासू माँ को चाची कहकर बुलाता था। तब मैंने कहा, चाची कहाँ जाऊं पता नहीं, लेकिन शहर जाकर एक घर किराए पर लूंगा, अंडे का व्यवसाय करूंगा, निपा को लेकर वहीं रहूंगा। तो निपा की माँ तब बोली, ठीक है कोई समस्या नहीं, अगर लेना चाहते हो तो ले जाओ। फिर मैंने निपा को सब समझा दिया। मैं अचानक चले जाऊंगा, तुम सुबह अंडे खरीदने के बहाने घर से निकलकर मेरे पास आ जाओगी। मैंने पारबीन को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा पारबीन के लिए ये लड़की भी इतनी मायने नहीं रखती। वो अब भी बच्ची थी, बच्चे जैसी ममता लगती थी, इसलिए कुछ नहीं कहकर मैं शहर चला आया। शहर पहुंचते ही मैंने निपा से मोबाइल पर संपर्क किया। कुछ ही दिनों में निपा भी मेरे पास आ गई। इसके बाद मैं गांव नहीं गया, केवल निपा की माँ और अपनी माँ से संपर्क रखता था। लेकिन मेरी माँ इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पोती पारबीन की बेटी को देखा था। अपनी पोती को देखकर वो पागल हो गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं पारबीन के साथ भी परिवार चलाऊं। उनके अनुसार मैं दोनों के साथ परिवार चला सकता हूं। लेकिन भाई, मैं दो पत्नियों के साथ परिवार नहीं चला सकता था। आखिरकार मैं मोयमोनसिंह शहर जाकर निपा के साथ परिवार शुरू कर दिया। लगभग 5 महीने हम साथ रहे, लेकिन निपा के घर कोई संतान नहीं आई। डॉक्टर दिखाए, कविराज दिखाए, कोई कुछ भी नहीं बता सका कि संतान क्यों नहीं हो रही। इसके बाद कई दिन बीत गए। इस बीच मेरी माँ बीमार हो गई। बीमार हालत में पारबीन मेरी माँ को लेकर उनके घर चली गई। मेरी 2 बहनों की भी शादी हो चुकी थी, इसलिए माँ बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। माँ को देखने में कभी कभी पारबीन के घर जाया करता था। पारबीन फोन पर कहती थी, तुम आओ, कोई समस्या नहीं होगी, मैं हूं, मेरे माँ बाप हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हालांकि निपा मुझे रोकती थी, फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन पारबीन के घर जाकर रात वहीं रुक गया। मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन माँ और पारबीन के माता पिता की विनती पर वहीं रुक गया। वो रात बीत गई और सुबह मैं माँ के हाथ में कुछ पैसे देकर शहर लौट आया। लेकिन भाई, उसी रात से मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए। पहले मैं निपा के बिना एक रात भी नहीं सो पाता था। उसे गले लगाए बिना मेरी नींद नहीं आती थी। लेकिन अब अचानक निपा सहन नहीं हो रही थी। उसे देखते ही गुस्सा आता, अनावश्यक झगड़ा होता, कभी कभी हाथ भी उठ जाता। जो प्रेम, लगाव और स्नेह पहले निपा के लिए था, वो दिन ब दिन फीका पड़ गया। बल्कि मेरे भीतर एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया पारबीन और उसके बच्चे के लिए। यहाँ तक कि एक दिन अंडे लेने के बहाने सुबह घर से निकलकर निपा को कुछ नहीं कहकर सीधे पारबीन और उसकी बेटी के पास चला गया। धीरे धीरे ये स्थिति बन गई कि मैं निपा के पास लौट ही नहीं पा रहा था। उसे भी अच्छा नहीं लगता था। केवल 2 महीने में मैं पूरी तरह पारबीन के नियंत्रण में चला गया, जैसे मेरी अपनी पहचान ही मिट गई हो और मैं उसके स्वर, उसकी इच्छा, उसकी परछाई में बंध गया। पारबीन के बिना मैं कुछ समझ ही नहीं पाता, कोई निर्णय नहीं ले पाता। इसी बीच निपा की माँ ने बहुत गुस्से में मेरी माँ से झगड़ा किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खत्म कर दी, शहर ले जाकर भाग गया, फिर पहले वाली पत्नी के पास वापस गया। इन सब कारणों से विवाद इतना बढ़ गया कि मुझे लगने लगा जैसे मैं खुद नहीं रह गया हूँ, मैं किसी और के रूप में बदल गया हूँ। धीरे धीरे मेरी स्मृति शक्ति घटने लगी। एक पल पहले क्या किया वो भी याद नहीं रहता। खाना खा लेने के बाद भी लगता जैसे मैंने नहीं खाया, फिर से खाना मांगता। तालाब में नहाकर घर लौटते ही भूल जाता कि अभी नहा चुका हूँ, फिर से नहाने चला जाता। इसी तरह मेरी यादें धुंधली होती चली गईं और एक समय पर पूरी तरह समाप्त हो गईं। मैं स्मृतिहीन इंसान बन गया। कितने साल ऐसे बीते इसका कोई हिसाब नहीं।
4-5 साल मेरा जीवन शून्यता के भीतर खो गया। उस समय मैं कहाँ था, कैसे जीवित था, कुछ भी याद नहीं। कई साल बाद धीरे धीरे मैं स्वस्थ होने लगा। तब देखा कि मैं मायमनसिंह शहर में हूँ, माँ बाप भी वहीं हैं। स्वस्थ होने के बाद सवाल उठा, पारबीन कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन पारबीन को कहीं भी खोजा नहीं जा सका। केवल बेटी थी, निपा भी अब पास नहीं थी। बाद में पता चला पारबीन मर चुकी है और निपा ने मुझे तलाक देकर दूसरी जगह शादी कर ली। गांव के लोग भी हमें बाहर निकाल चुके थे, क्योंकि तब मैं पूरी तरह पागल हो चुका था। माँ ने बाद में सब कुछ बताया। मैं नहीं खाता, नहीं सोता, अपने शरीर को खुद काटता, जिसे पाता उसे चोट पहुंचाता। एक समय बाद पारबीन मुझे छोड़कर चली गई, बेटी को लेकर अलग रहने लगी। माँ तब विभिन्न हजूर कबीराज के पास दौड़ी। उन्होंने कहा पारबीन ने अपने खून से मुझे तावीज किया था, एक तरह का काला जादू, इसलिए मैं इस तरह असामान्य हो गया। लेकिन तावीज कबीराज से कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार गांव वालों की मदद से माँ ने मेरी बेटी वापस लाई। तब से पारबीन अक्सर हमारे घर आती, बेटी को देखती और फिर चली जाती। माँ बेटी को कभी उसके हाथ में नहीं देती। इसी तरह समय बीत रहा था। लेकिन एक दिन शाम के समय घर लौटते हुए पारबीन एक भयंकर सड़क दुर्घटना में मर गई। पारबीन के मरने तक मैं पूरी तरह पागल अवस्था में था। उसकी मृत्यु तक कुछ समझ नहीं पाया। मृत्यु के बाद आश्चर्यजनक रूप से उसे उसके अपने इलाके में नहीं बल्कि हमारे गांव में ही दफन किया गया। क्यों ऐसा हुआ, इसका सही उत्तर आज भी मुझे नहीं पता। शायद यही नियति थी, जैसे उसकी कब्र किसी न किसी तरह मेरे जीवन से जुड़ी रहे। पारबीन को दफन करने के बाद मेरी माँ ने सोचा, चूंकि लड़की हमारी बेटी अपनी माँ से वंचित है, कम से कम माँ की कब्र के पास जाने से उसके लिए अच्छा होगा। यही सोचकर माँ ने उसका दफन हमारे गांव में स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। माँ मुझे किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उन्होंने कुमिल्ला के एक साहसी कबीराज की शरण ली। कबीराज ने सब सुनने के बाद कहा, ताबीज खून से बनाया गया था, इसलिए उसे ठीक करने के लिए उसी शरीर का हिस्सा चाहिए। लेकिन अब वह मृत है। मृत व्यक्ति के शरीर से खून लाना संभव नहीं, लेकिन अगर उसके शरीर में कहीं थोड़ी मांसपेशी या कम से कम हड्डी मिल जाए तो उसका उपयोग मुक्ति के लिए किया जा सकता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। मां ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जो करना है करो, मैं सब करूंगी। इसके बाद पारबीन की कब्र को चुपचाप खोदा गया। कई महीने बीत जाने के कारण शरीर लगभग मिट्टी में मिल चुका था। फिर भी कष्ट के बावजूद उसके एक पैर का थोड़ा मांस निकाला गया। मां ने उसे सफेद कपड़े में लपेटकर कबीराज के पास ले गई। कबीराज ने वह सड़ा हुआ मांस मुझे खिला दिया और बाकी से तावीज बनाया। अजीब तरह से यहीं से मेरी धीरे धीरे सेहत लौटने लगी, जैसे कोई मुझे मौत से खींचकर बाहर निकाल रहा हो। लेकिन ये छुपी हुई कहानी रह ना सकी। गांव में खबर फैल गई कि पारबीन की कब्र खोली गई, उसका मांस निकाला गया और मुझे खिलाकर तावीज बनाया गया। ये बात पारबीन के परिवार तक भी पहुंच गई। तब उन्होंने गांव के चेयरमैन, मेंबर और हजूरों के पास शिकायत की। हजूरों ने सीधे घोषणा की, ये कुफ्र है, ये काला जादू है, सिर्फ शिर्क है। इस वजह से पूरे गांव ने हमें अलग थलग कर दिया। कोई हमसे बात नहीं करता, बाजार में कुछ नहीं बेचता। 1 महीने से अधिक समय हम भयानक लांछना और अलगाव में डूबे रहे। अंततः बेबस होकर माँ बाप सब छोड़कर शहर चले आए। घर, जमीन, जायदाद सब छोड़कर उन्होंने मुझे और पारबीन की बेटी को लेकर शहर में शरण ली। सभी बातें मैंने माँ के मुंह से सुनी। माँ ने कहा कि गांव वालों ने हमें कब्र खोदने के उस घटना के बाद बाहर निकाल दिया। आखिरकार पिता माता मुझे लेकर शहर चले आए। धीरे धीरे मेरी सेहत लौटने लगी, लेकिन ठीक होने के बाद नए कष्ट शुरू हुए। हर रात में पारबीन को सपनों में देखता, कभी सामान्य रूप में, कभी भयानक रूप में। हर रात अलग चेहरा लिए मेरे सामने आती। मैं डर के मारे कांपता। माँ तब कबीराज के पास दौड़ती, पानी लाती, विभिन्न तावीज लाती। अल्हम्दुलिल्लाह, कुमिल्ला के कबीराज की देखभाल में मैं धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद अचानक निप्पा के लिए अंदर से जबरदस्त खिंचाव हुआ। वो लड़की मेरे पास थी, लेकिन मैं निप्पा के बिना जी नहीं सकता था। रोते हुए माँ से कहता, अम्मा मैं निप्पा के बिना जी नहीं पाऊंगा, किसी भी तरह उसे मेरे पास ला दो। लेकिन माँ कहती, ये ठीक नहीं होगा, वो तो कहीं और शादी कर चुकी है, उसका एक बेटा भी है। फिर भी मैं शांत नहीं हुआ। पिता से भी कह चुका, रो चुका, विनती की, लेकिन निप्पा पहले तैयार नहीं हुई। उसने कहा, नहीं, मैं अब नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अंततः माँ फिर से कुम्भ मिला के कबीराज के पास गई।
कविराज ने कहा, निप्पा के इस्तेमाल किए गए किसी भी वस्तु की जरूरत है, बाल भी चले जाएंगे। एक दिन जब निप्पा अपने पिता के घर घूमने आई, मां ने चुपचाप उसके बाल काटकर कविराज को दे दिए। उस बाल से ताबीज बनाया गया और वो ताबीज मेरे शरीर में लगाया गया। अद्भुत रूप से यहीं से सब बदलने लगा। निप्पा के लिए खिंचाव दिन ब दिन बढ़ने लगा और उसके मन में भी मेरे लिए स्नेह पैदा हुआ। वो फोन पर बात करने लगी। पहले जैसी वो व्यवहार नहीं करती थी। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ गई। अंततः मैं निप्पा को ससुराल से लेकर आया। उसका बेटा वहीं रह गया, लेकिन निप्पा ने अपने पति से तलाक लेकर मुझे दोबारा शादी की। हमने मोयबन सिंह शहर में घर बसाया। बेटी तब बड़ी हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, निप्पा को अब कोई और संतान नहीं हुई। पहले की शादी में उसका एक बेटा था, लेकिन मेरे साथ अब कुछ नहीं हुआ। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद निप्पा के भीतर फिर अजीब बदलाव दिखने लगे। अचानक कहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारा घर नहीं चलाऊंगी, चली जाऊंगी। मैं तब फिर कुम्मिला के कविराज के पास दौड़ा। बार बार ताबीज लाया। हर बार ताबीज लगने के बाद 3-4 महीने सब सामान्य रहता, फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती। इस तरह लगभग 6 वर्षों में कम से कम 70 बार मैं कुम्मिला गया। हर बार ताबीज लाया और लगाया, लेकिन फिर भी निप्पा को अपने पास रोक नहीं पा रहा था। अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मैं खुद सोचता कि कितने दिन तक ताबीज से उसे अपने पास बांधूं। मां बार बार कहती, इतने ताबीज की क्या जरूरत है, उसे छोड़ दो। लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं निप्पा को अंधे की तरह प्यार करता हूं। शायद पारवीन को कभी सच में प्यार नहीं कर पाया, लेकिन निप्पा के बिना मैं जी नहीं सकता। इसलिए बार बार ताबीज लाता, बार बार उसे रोकने की कोशिश करता, और इस तरह मेरी जिंदगी अब भी ताबीज के जाल में फंसी हुई है। अंत में मैंने निप्पा से कहा, देखो, अगर तुम मेरे घर में नहीं रहोगी तो मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। एक बार तो गुस्से में विष तक लेने गया, फिर भी उसे किसी तरह रोक नहीं पाया। केवल ताबीज का असर कुछ समय तक काम करता, शायद 6 महीने, शायद 4 महीने, कभी कभी केवल 2-3 महीने। फिर निप्पा की दीवानगी शुरू हो जाती और वो असहनीय हो जाती। तब मैं दौड़कर कुमिल्ला के कविराज के पास जाता था। महीने के आखिर में जो भी पैसा कमाता सब उसे दे देता। मेरे पास कोई बचत नहीं, कोई जमा पैसा नहीं, केवल निप्पा के चेहरे की ओर देखकर मैं जी रहा हूं। अब हर कोई मुझे कहता है, उसे छोड़ दो और मत खींचो। मेरे माँ बाप, रिश्तेदार, हर कोई यही बात कहता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। निप्पा के बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। ये बात किसी को समझा नहीं सकता। इसलिए भाई, मैंने आपको पूरी कहानी खोलकर बताई। आपके परिचित कई लोग हैं, कई शायद आपकी कहानी सुनते हैं। अगर उनके पास कोई उपाय है, कोई बुद्धि है जिससे मैं स्थायी रूप से निप्पा को अपने पास रख सकूं, तो मैं उस मदद की जरूरत मांगता हूं। और कितनी बार ताबीज बनाऊं और कितने दिन इस तरह जीऊं? मैं जानता हूं अगर निप्पा एक दिन चली जाएगी तो मैं भी नहीं जीऊंगा। भाई, आप मुझे जैसा समझो, मैं तो आपकी कहानियां नियमित सुनता हूं। एक प्रशंसक के तौर पर अनुरोध है, मेरी ये कहानी भी आप लोगों के सामने पेश करें। आपके मुख से अगर मेरे जीवन की ये बातें सुनो तो मुझे शांति मिलेगी। अंत में बस इतना कहूंगा, मेरे बच्चे के लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम अलैकुम।